पहला लॉ ऑफ, अब ये लॉ ऑफ मोशन के अंदर पहले जिक्र करना है फोर्स का। किसका जिक्र करना है? फोर्स का। आइए देखना स्टार्ट करें। तो अगर फोर्स की बात करें, बड़े फोर्स को दो कैटेगरी में पढ़ना है। बताओ पहली क्या है? बड़े डिस्टेंट फोर्स क्या है, और अगली क्या है? कांटेक्ट फोर्स। यानी एक जो है, एक का नाम बोलो क्या है? एक का नाम क्या है? अब ये कांटेक्ट मींस दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में है, यहां पे दूरी पे है। या तो छोटी क्लास में कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है? बड़े ग्रेविटेशनल फोर्स सुना होगा, एक बॉडी ये होगी और एक बॉडी ये होगी, दोनों बॉडी दूर दूर थी, तो उनके दरमियान यानी उनके बीच में लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वह इस कैटेगरी में आएगी या इस कैटेगरी में आएगी? उस वाली में आएगी। उसी प्रकार से 12th क्लास में जब आओगे, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या होता है? डोंट वरी, जो भी बोल रहा हूं एग्जाम में नहीं आ रहा आपके, पर शुरुआत इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा चैप्टर का। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करें तो चार्जेस के बीच में लगती है। किसके बीच में लगती है? चार्जेस। एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। वो इस ब्रांच में आएगी या इसमें आएगी? इसमें आएगी, क्योंकि वो भी दो दूरी की बात हो रही है। पर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, बताओ जब मैं ऐसे चलूंगा आगे की तरफ तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा, यानी जिधर भी मेरा रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन इसमें आएगा या उसमें आएगा? कांटेक्ट में आएगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन, क्या बोला? नॉर्मल रिएक्शन भी किसमें आता है? टेंशन भी किसमें आता है? स्प्रिंग फोर्स भी किसमें आती है? वो सब इसी में आते हैं। एग्जाम में एक भी नहीं आ रहा। क्लियर है क्या? पर सबको अलग अलग पढ़ने हैं और सब पे न्यूमेरिकल लगाने हैं। और इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे आपके लॉ ऑफ मोशन में। ये पूरा चैप्टर ही न्यूमेरिकल के ऊपर है, मान के चलो। इतना क्लियर है क्या? अच्छा बेटा, इनके एग्जाम्पल मैं बोल दूंगा, एग्जाम्पल लिख लेना, इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल। तो यहां कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, बताओ पहला लिख लेते हैं। बेटे एक टेंशन मान लेते हैं जो रस्सी होगी, एक फ्रिक्शन मानते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन मानते हैं, और स्प्रिंग फोर्स भी मान लेते हैं। क्या मानते हैं? स्प्रिंग फोर्स। यानी एक स्प्रिंग की बात होगी, एक बार नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी। और आज की क्लास हमारी मोस्ट ऑफ द इस पे होने वाली है नॉर्मल रिएक्शन पे। ये नॉर्मल रिएक्शन बवाल क्या है, वेट है क्या, यानी इन दो टर्म को समझना है। और नॉर्मल रिएक्शन जिस बच्चों को नहीं आएगा, बड़े ये चैप्टर ही नहीं आ सकता। यानी इस पूरे चैप्टर में 99% कभी भी आगे बढ़ोगे तो एक शब्द का इस्तेमाल हर स्टेप में होगा, उसका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। यानी बिना इसके ये चैप्टर न होना इम्पॉसिबल है। तो सारा फोकस किस पे होगा? नॉर्मल रिएक्शन। और डोंट वरी, कठिन नहीं है, बेहद ईजी है। बस इसकी डायरेक्शन देखनी है कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होती क्या है और ये किस प्रकार से बॉडी पे लगती है, किस प्रकार से बॉडी पे लगती है। यार ना, जब भी लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो बॉडीज की चर्चा कर रही है। कोई बॉडी मोशन में है, कोई कार चल रही है, कोई ब्लॉक है जो चल रहा है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, यार इन सारी चीजों की चर्चा होगी। क्लियर है क्या? अच्छा, एक शब्द होता है स्टैटिक्स, जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या बोला? जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे 11th क्लास में आगे, तो एक शब्द आएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मींस पानी, हाइड्रो मींस, दोबारा बोला, हाइड्रो मींस क्या? अरे ये स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स मींस होता है रुका हुआ, यानी पानी जब रुका हुआ है उसके बारे में स्टडी करना है, इसको हाइड्रोस्टैटिक्स। बता, इस बोतल के अंदर जो पानी है मूव थोड़ा कर रहा है, क्योंकि सर देखो हिल रहा है। अबे है तो उसी के अंदर ही है, तो बाउंड्री के अंदर ही। कितना ही घुमाओ, कितना भी घूमे, रहेंगे तो उसी के अंदर ही। मरना वही है, जीना वही है, अंत वही होना है। डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। ज़ॉम्बी देखेगा कभी? ज़ॉम्बी का डांस देखा कभी? बेटा ज़ॉम्बी के अंदर ना चुल होती है। क्या होती है? ज़ॉम्बी का एक हाथ ऐसे होता है, दूसरा हाथ ऐसे होता है, और मान लो ये रूम है और रूम के अंदर ज़ॉम्बी को कैद कर रखा है, बाहर नहीं जा सकता। तो ज़ॉम्बी क्या करेगा? अपना सर लेके दीवार में मारेगा, ऐसे तो करता रहता है, देखा होगा। तो एक हाथ ऐसे होता है, एक हाथ होता है ऐसे ऐसे कर रहा होता है ज़ॉम्बी। अंदर चुल होती है ना, तो ज़ॉम्बी ऐसे ऐसे करके, मैं दोबारा नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है? ऐसे ऐसे होता है। अब कितना भी घूमे, रहेगा तो रूम के अंदर ही। अब चाहे वो इधर घूमे, चाहे वो इधर करे, चाहे वो उधर जाए, चाहे वो उधर जाए, रहेगा तो रूम के अंदर ही। तो कितना भी घूम ले, रूम के अंदर ही है। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रकार से पानी जो है कितना भी घूमे, कितना भी कहीं जाए, रहेगा तो बोतल के अंदर ही। तो ये स्टैटिक्स कंडीशन ही है, यानी जब पानी रुका हो उसके बारे में इसको हाइड्रोस्टैटिक्स। पर मान लीजिए पानी गिरा दे तो मोशन में आ जाएगा, अब फ्लो होगा, इसको हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? डायनेमिक मीन्स मोशन। पानी मोशन में आ गया, किसमें आ गया? मोशन में।
ये सब ब्रांच है। अभी एक शब्द बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या बोला था? तो है 12th क्लास की टर्म पर आप पढ़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मींस रेस्ट। बेटा जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, उस कार्य में स्टडी करना है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है क्या? तो ये सब ब्रांच है। जैसे कि एक होती है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड, तो चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा तो उस कार्य में स्टडी करना है, इसको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ये सब टर्म्स हैं, बस आनी चाहिए। क्लियर है क्या इतना? चलिए तो एग्जांपल लिखते हैं। पहला एग्जांपल ये बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सी फोर्स है? और अगला एग्जांपल लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि 12th क्लास में ये वाली आएगी, ये 11th क्लास में आती है। बस बता दिया स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्टिल लिख रहे हो तो पता तो नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। हिंट भी दे दिया हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स से। ये तो इसका नाम क्या लिखा है? बताओ फोर्स कितने तरीके की होती है? पहली कौन सी है बेटे? दूसरी कौन सी है? इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो। पहला एग्जांपल, अगला अगला इंपॉर्टेंट क्या है? आज क्या पढ़ोगे? मेन क्या है? चैप्टर में क्या आएगा? बार बार क्या आएगा? फोकस किस पे करना है? इसका नाम क्या है? स्प्रिंग फोर्स। बताए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? स्टैटिक मींस क्या होता है? रेस्ट। ये कौन सी क्लास में आएगी? ये किस में आएगी? 12th। सब कुछ हो गया। इतना क्लियर है क्या? अब उठाएंगे कॉमन फोर्सेस, पढ़ेंगे मैकेनिक्स में कितनी होती है। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। ऊपर देखो, ये बताओ लॉ ऑफ मोशन में बेटे सबसे पहले जिक्र किसका करा है? फोर्स का। उसके बाद टाइप्स भी देख लिए। बताओ इस फोर्स का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जब कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, दो बॉडी किस में होती है? कांटेक्ट में। इसकी बात करते हैं, दूरी पे होती है। एग्जांपल दे दी है। हमारा मेन फोकस किस पे है? नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट पे। एंड किस पे? कॉपी में हेडिंग डालो, वेट नहीं बेटे, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। बेटे कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, हेडिंग है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स नजर ऊपर रखना बेटे, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब ये बात करें तो हो सकता है अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से बता रखी हूं। हम मेनली 4 पे फोकस करने वाले हैं। 4 में से आज की क्लास में सिर्फ 2 पे फोकस करना है। कितने में करना है? बताओ पहले का नाम क्या है? वेट। क्या है? वेट। क्योंकि जो हम बोलते हैं सर उसको उल्टा बोल देते हैं हमेशा। बेटे पहला है वेट, बोलो एक बार, वेट। अगली जो है वो है नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। बेटे तीसरी होती है टेंशन, क्या होती है? और ये चौथी जो है स्प्रिंग फोर्स है। यानी 1 2 3 4 वन्ने रन्ने मूल नाल। क्लियर? तो आज की क्लास का टॉपिक ये है, और ये बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है क्या? बताओ पहले का नाम क्या है? एक बार लास्ट बार बोलो। अगले का नाम क्या है? अच्छा, जो वेट होता है होती है फोर्स ही है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है। वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी न्यूमेरिकल लगाने हैं तो ये लाइन जरूर आनी चाहिए। बताओ वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए बड़े बोतल है, और इस बोतल में कुछ मास तो होगा, कुछ तो होगा। आपको पता है क्या? मेरे को भी नहीं पता। कुछ मान लेते कुछ तो है। अब इसका मास भी है, बताओ ग्रेविटी का लग रही है, नीचे या ऊपर? यानी ग्रेविटी लग रही है नीचे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, और इसका मास भी कुछ है। यानी मास को अगर जी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वेट आ जाएगा, और जो वेट होगा कहां लगेगा? नीचे की तरफ, ऐसे नीचे। तो इसका वेट ये चाहता है मैं आपके हाथ को फाड़ के नीचे आ जाऊं, ऐसे करके। आ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी फीलिंग है ना, मैं इसे ऊपर देख रहा हूं। हाँ ना बोल भैया? अपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यानी बोतल हाथ पे रखी है, बोतल आना तो नीचे जाती है, पर ये आ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मैं अपोज कर रहा हूं। जो ये अपोज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही होगी, जो वेट को बैलेंस करेगी, इसको नॉर्मल रिएक्शन, बैलेंसिंग फोर्स। उसको बैलेंस कर रही है, उसकी फीलिंग को तोड़ रही है, उसे मार रही है। फील लो। मान लीजिए, बताओ पहली टर्म क्या है? इसे हटाओ या लिखे रहने दो? झूठे बच्चों, लिखे रहने देते हैं। आओ पहली क्या है? बड़े वेट है। ध्यान से देखना। मान लीजिए बड़े एक सख्त सरफेस है, यानी सॉलिड बॉडी, सॉलिड सरफेस है।
अब ये कभी भी शेडेड लाइन ऐसे आएंगे, समझ जाना जमीन की बात हो रही है, सॉलिड सरफेस की बात हो रही है। और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, क्या रखा है, यानी एक ब्लॉक है बेटे, एक ब्लॉक मान लो, बॉडी मान लो, आपकी मर्जी है। यह बताएं ये जो लाइन खींच रहे हैं बेटे, कॉन्टेक्ट सरफेस है या नहीं है, यानी ब्लॉक की जमीन और ये जमीन की जमीन दोनों के टच में, तो कॉन्टेक्ट सरफेस होगी। मान लीजिए इसका मास जो है एम है, कुछ भी हो सकता है बेटे, मास एम है, ग्रेविटी क्या लगेगी नीचे, तो इसका जो वेट होगा, वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, एम जी, कितना होगा, एम जी, ये वेट ऑफ द बॉडी है। वेट ऑफ द, जो वेट ऑफ द बॉडी है ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमेशा नीचे लगता है। अब वेट निकालने का तरीका क्या है, बॉडी का मास और ग्रेविटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इतना क्लियर है क्या? आओ थोड़ा और देखते हैं। मान लीजिए बेटे एक जो है सरफेस है और एक ब्लॉक है, इसका मास जो है 5 किलो है, कितना है बेटे 5 kg। बताइए 5 kg का ब्लॉक है और ये कॉन्टेक्ट सरफेस इस जगह है। कॉन्टेक्ट सरफेस का याद रखना क्योंकि पूरे चैप्टर में काम आएगा। बताओ इसका वेट पूछे कोई तो कितना होगा बेटे, 5 हो गया और जी हो गया और ये आ गया W। अब ये आता है जी की वैल्यू 10 डाल दें, कितने डाल दें 10, तो जैसे 10 डालेंगे कितना आएगा बेटे 50 तो आएगा, परंतु पीछे न्यूटन आएगा। क्या आएगा? बस गलती बच्चे यहां करते, याद रखना। वेट है फोर्स और फोर्स के पीछे क्या आता है? न्यूटन। केजी मत लगा देना, केजी तो मास के पीछे लगता है। इतना क्लियर है क्या? तो वेट है क्या, इज ए काइंड ऑफ फोर्स एंड ए वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये यहां लिखना है। हमेशा वेट जो है ये नीचे की तरफ लगता है, हमेशा वेट जो है कहां लगेगा? नीचे की तरफ। जमीन को नीचे धकेलना चाहता है, पुश करना चाहता है, इंटरलॉकिंग रखना चाहता है। ये बोतल जो रखी है, फील लो, मान लिया मेरा हाथ नहीं है, टेबल है, क्या है? टेबल है। टेबल पे बोतल रखी है तो बोतल तो रेस्ट में आराम से कहीं नहीं जा रही। ये बोतल जो है चाहती है, इसकी चाहत तो नीचे है पर इसकी फीलिंग भी तो कुछ है, ये ऊपर की तरफ से बैलेंस कर रहा है। यानी ये जो है नीचे की तरफ ऐसे करके वेट लगा रही है, पर ये हाथ जो है इसकी जो कॉन्टेक्ट सरफेस है नीचे जाली है, बड़ा इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ऐसे करके। अगर नीचे लगने वाली फोर्स ऐसे जो लग रही है और ऊपर लगने वाली फोर्स दोनों इक्वल है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। बॉडी क्या रहेगी? कोई भी बॉडी का रेस्ट में होने का कारण क्या होता है कि उसमें ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है और जो नीचे लग रही है दोनों इक्वल है। दोनों क्या है भाई? मान लीजिए ऊपर 50 न्यूटन है और नीचे भी 50 न्यूटन है, बॉडी कहीं जाएगी क्या? ऊपर 100 न्यूटन है, नीचे 50 न्यूटन है, बॉडी कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी भैया। ऊपर 100 न्यूटन है, अगर मान लीजिए ऐसे हाथ लेके ऐसे मार दो, ऊपर उछल जाएगी ना होटल, तो ऊपर गई नहीं। बात ये अगर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो जाए और नीचे वाली फोर्स क्या है? कम है, तो बॉडी कहाँ जाएगी? ऊपर। पर नीचे वाली ज्यादा हो जाए, ऊपर वाली कम है, तो बॉडी नीचे जाएगी। और अगर दोनों इक्वल है तो बॉडी क्या रहेगी? वहीं रहेगी जहां है। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में है। कोई बोले ट्राइपॉड जो खड़ा हुआ है रेस्ट में, क्यों है? क्योंकि ट्राइपॉड जो है जमीन पे जितनी फोर्स लगा रहे हैं जमीन भी उतनी ही इस पे लगा रही है, तो ऊपर लगने वाली फोर्स और नीचे लगने वाली फोर्स इक्वल है, तो बॉडी रेस्ट में। ये जितनी बोतल रखी है, बैग रखे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं आपके आसपास, ये रेस्ट में क्यों है? चेयर रेस्ट में क्यों है? मैं रेस्ट में क्यों हूं? मैं आराम से खड़ा हूं। ऐसा तो नहीं चलो नीचे गिर जाते हैं, चलो चलो ऊपर उड़ लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। यानी मैं खड़ा हूं, आराम से खड़ा हूं, बताओ मेरा कुछ मास है या नहीं है? कुछ तो आपको थोड़ा बताऊंगा, कुछ तो है, मेरा वेट होगा ही नहीं होगा। अब ये आता है वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउन, नीचे लगेगा ना। यानी मेरी चाहत ये जमीन को फाड़ दूं, हल्क बन जाऊं, नहीं बनूंगा भैया, पतला सा हूं। पर ये जमीन कहेगी ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, तो जमीन के द्वारा नीचे से फोर्स लगेगी वो और मेरे द्वारा नीचे लगेगी वो, दोनों इक्वल है, तो मैं स्टेबल खड़ा हूं आराम से। क्या खड़ा हूं? स्टेबल रेस्ट में। पर नीचे से भूकंप आ जाए, नीचे से ज्वालामुखी फट जाए तो मैं उछल जाऊंगा ना, तो वो अलग चीज है ना। कोई भी बॉडी का रेस्ट में होने का कारण क्या है? फोर्स इक्वल होंगी, और फोर्स हमेशा पेयर में लगती है। कभी भी तनहा लोनली अकेली फोर्स लगती नहीं है किसी बॉडी पे। फोर्स हमेशा किस में लगती है? पेयर्स में। यानी एक फोर्स नहीं लगेगी कभी, एक्शन का रिएक्शन, तो हमेशा दो फोर्स एक्ट करेंगे पेयर्स में, कभी अकेली फोर्स नहीं लगती। इतना क्लियर है क्या? पहले तो वेट आया नहीं आया, ये वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक और एग्जांपल ले लो, मान लीजिए अभी जो सरफेस है वो ऐसी है कि भाई सरफेस ढलान वाली नहीं हो सकती, ढलान वाली भी तो हो सकती है, इंक्लाइन प्लेन भी तो हो सकता है ना। बड़े नजर ऊपर, मान लीजिए एक एग्जांपल ये हो गया, ये पहला, बड़े दूसरा हो गया, और एक तीसरा और ले लेते हैं, इधर ले लो चलो, और इसे ध्यान से देखना। बड़े एक इंक्लाइन प्लेन है, ढलान वाला प्लेन है, और इसके ऊपर एक बॉडी है। बताइए बॉडी दिख रही है आपको? ये बॉडी ऐसे करके नीचे आ रही है,
यह आता है कॉन्टेक्ट फोर्स क्या यही है, मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस क्या यही है, यानी ये जो है कॉन्टेक्ट सरफेस है। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास m है, वेट भी होगा, पर वेट जो है हमेशा क्या लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप यहां से देख रहे हो इसे तो डाउनवर्ड तो आपके लिए ऐसे होगा ना नीचे। कई बुढ़े बच्चे तो वेट को ऐसे बना देंगे, ऐसे वेट गलत है बेटा, वेट हमेशा क्या होता है सीधे नीचे होता है, ग्रेविटी ऐसे थोड़ा लगेगी, वो तो ऐसी लगेगी। तो वेट ऑफ द बॉडी का आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वेट कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से देखना ऐसे। वेट कितना होगा mg, यानी बॉडी ऐसे है, बॉडी ऐसे है, बॉडी ऐसे, लेने देना नहीं है। वेट हमेशा क्या होगा सीधे नीचे, इसलिए मैंने यहां बोला था थ्योरी में वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो सीधे नीचे ही है, यहां पे भी क्या है नीचे, और यहां पे भी क्या है बड़े नीचे, चाहे बॉडी ऐसे हो। क्लियर है क्या? और कॉन्टेक्ट सरफेस हमेशा याद रखना, कॉन्टेक्ट सरफेस, और ये भी क्या है कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कॉन्टेक्ट सरफेस। पहले तो इतना आया ही नहीं आया। चलिए बेटा, लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो बॉडी का वेट होता है बटे हमेशा कहाँ लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चाहे बॉडी कैसी भी हो जाए, इंक्लाइन प्लेन पे हो जाए चाहे वहां हो जाए। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, मान लीजिए बटे एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हो, क्या बोला हमने, एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है। एक चौथा डायग्राम और देख लो इसमें, फील लेना इसका। बड़े एक सरफेस है और दो ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? कोई रूल नहीं है, 2 3 4 भी हो सकते हैं। बड़े एक ब्लॉक ये है, इसका मास जो है m1 है, और एक ब्लॉक है उसका मास कितना है m2 है। बताएं टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। तो अगर कोई पूछे इसका वेट जो है, बताओ वेट कितना होगा, यानी m1 प्लस में m2, और ये g आएगा, और ये आ गया वेट, टोटल वेट तो यही होगा। तो ये अगर बॉडी ऊपर हो तो भी निकाल सकते हैं वेट टोटल। ये जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, फिर बेसिस से शुरुआत होती है। इंट्रोडक्शन मतलब ये होता है हर एक चीज आपको आनी चाहिए, चाहे बॉडी ढलान वाली सरफेस पे हो, चाहे बॉडी सीधी रखी हो, चाहे बॉडी के एक और ऊपर रखी हो, तो भी पता है। क्लियर है क्या? ये डायग्राम और बना ले, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन। आइए बच्चों पर देखो, बेटे सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन, नजर ऊपर। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन जो है एक फोर्स है। कभी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखा आप लोगों ने? कभी तो देखा होगा। अच्छा बेटे, मान लीजिए एक पंखड़ी हेलीकॉप्टर की है और एक ही है, मैं उड़ के नहीं दिखाऊंगा आपको। जब हेलीकॉप्टर की पंखड़ियां घूमती है तो सराउंडिंग में जो एयर होती है, सराउंडिंग में क्या होती है, ये एयर को नीचे धकेलती है ऐसे करके। तो जैसे एयर को नीचे धकेलेंगी तो जमीन से एक ऊपर पुश मिलेगा, रिएक्शन फोर्स। बड़े नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स मिलेगी और हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाएगा। यानी सराउंडिंग एयर को नीचे जमीन पे आएंगी, रिएक्शन ऊपर मिलेगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। जब मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो हमारा वही काम का है। क्लियर है क्या? तो बात ये रिएक्शन फोर्स होती क्या है, नॉर्मल रिएक्शन होती क्या है। नाम में नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री की बात हो रही है। कितने डिग्री की बात हो रही है? 90 डिग्री की, यानी परपेंडिकुलर की बात हो रही है। कोई बोले नॉर्मल रिएक्शन लगती कैसी है? बड़े 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लगती है। अच्छा एक और चीज, जब मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि फोर्स जो है बड़े कौन सी थी, डिस्टेंट, और एक क्या थी, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट होती हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। वो अलग बात है, मैंने लिखवा दी थी दोनों। अब ये नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टेक्ट फोर्स है और ये फ्रिक्शन भी क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो जब मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो कॉन्टेक्ट फोर्स है नहीं, कैसी है, और ये परपेंडिकुलर लगती है। कैसे लगती है? परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना, बताइए ये वाला ब्लॉक जो है ये नीचे जाना चाहता है, पर ये जा पा रहा है क्या? क्योंकि जमीन जो है नीचे से इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी ऐसे करके, जिसका नाम क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को एन से लिखो, नहीं तो कैपिटल आर से लिखो, बात सही नहीं है। किससे लिखेंगे? कैपिटल एन से, नहीं तो कैपिटल आर से। स्मॉल सिंबल का इस्तेमाल मत करना। बताइए बॉडी रेस्ट में, मोशन में? अगर रेस्ट में तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी हो सकता है ना, अदरवाइज नहीं हो सकता। इतना क्लियर है क्या? और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट जो सरफेस होगी, ध्यान से सुनना ही लाइन, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उस पर 90 डिग्री पे लगती है। कितने डिग्री पे लगती है? तभी तो परपेंडिकुलर नाम है इसका।
तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। इतना आया ही नहीं आया? अच्छा, फील लेना। मान लीजिए बटे ये जो है इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, और ये एक बॉडी है, बताओ वेट ये है कॉन्टेक्ट सरफेस तो ये है ना, बताओ कॉन्टेक्ट में 90 डिग्री तो ये होगा। अरे देखो ना बटे कॉन्टेक्ट ये रही, तो कॉन्टेक्ट में 90 तो ये है ना, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन एन। याद रखना नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस पे 90 होता है। कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या होता है 90। तो देख लो बेटा कॉन्टेक्ट ये है, इस पे 90 है, अगर पीछे से नहीं लग रहा 90 है तो मान लो 90 है। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए बेटे ये जो है ये ब्लॉक नीचे ऐसे वेट लगा रहे, हमें लेने देना नहीं, हमें देखना है कॉन्टेक्ट सरफेस ये है। बताओ अगर कॉन्टेक्ट ये है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर ही होगा। ये डायग्राम बनाना बस बता रहे हैं बस। तो एक एरा दो इनफ है। तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करें कुछ नहीं होता है, जो बॉडी नीचे लगाएगी बस कॉन्टेक्ट सरफेस देखो उसके ऊपर लगा दो, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन नाम ही एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। इतना आया नहीं आया? अब कॉन्टेक्ट फोर्स में बेटा थ्योरी का एक पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट ये है कि नॉर्मल रिएक्शन बेटे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस या सरफेस इन कॉन्टेक्ट। सरफेस इन, जहां सरफेस कॉन्टेक्ट में उस पर 90 डिग्री पे लगती है। क्लियर? और हमेशा दो सरफेस के बीच में लगती है। एक डायग्राम और दिखा देता हूं, सिर्फ एक जो कि काम आएगा। मान लीजिए बेटा साइड बाय साइड बॉडी कनेक्टेड है, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है साइड बाय साइड। फील लेना इस चीज का। बेटे तीसरा डायग्राम एक बना लेना। बेटे एरिया एक सरफेस, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये। बताओ ब्लॉक एक है दो है? दो ब्लॉक है। माना जमीन के साथ कांटेक्ट में है, पर एक और जगह कांटेक्ट में, ध्यान से देखो तो ये बीच में। नॉर्मल रिएक्शन तो कांटेक्ट फोर्स है ना, जहां भी कांटेक्ट सरफेस पे है वहां पे 90 डिग्री। माना जमीन के साथ में है कांटेक्ट में, माना जमीन के साथ में है कांटेक्ट में, नॉर्मल रिएक्शन इधर भी लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन इधर भी लगेगी, पर ये भी तो कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर नहीं लग रही होगी, एक इधर लगेगी एक इधर लगेगी। ये वाला ब्लॉक जो है इसे धकेलने की कोशिश करेगा और इधर वाला ब्लॉक जो है इसे धकेलने की कोशिश करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाएंगे 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? फील हो ना बेटा, ये ब्लॉक ये रहा, इसकी सरफेस ऐसी है, और ये ब्लॉक जो है पता है ये ब्लॉक ऐसे करके ऐसे धकेलेगा नहीं इसे, पता है 90 है या नहीं है? 90 है, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन ही तो है। और ये वाला ब्लॉक जो है मान लो ये रही सरफेस इस वाले की, ये ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट में, तो ये वाला ब्लॉक ऐसे करके 90 लगाएगा क्या? तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन है। यानी सरफेस पे कांटेक्ट सरफेस हमेशा 90 डिग्री। नहीं आया यार तुम्हें? पक्का आ गया? अच्छा, दोनों फोर्सेस जो लग रही है नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होंगी अलग होंगी? इक्वल। कैसी होंगी? इस ब्लॉक का मास m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है। इसने इस पे लगाई बेटा n, इसने इस पे लगाई n, आप r भी लिख सकते हो। थोड़ा इस डायग्राम को तोड़ के पढ़ते हैं समझने के लिए। सिर्फ मान लीजिए बेटा इसे थोड़ा दूर कर देते हैं डायग्राम को, ध्यान से देखना। इसे एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये, बताओ ये बीच में कांटेक्ट में था, यही पोर्शन था जा, ये कांटेक्ट में था, तो एक फोर्स ये सरफेस ये दिख रही है, एक सरफेस ये दिख रही है, याली सरफेस इस पे 90 लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन, ये इस पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और ये 90 है, इस बात का ख्याल रखना। क्लियर है क्या? लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। अच्छा एक बात सुनो, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है हमेशा याद रखना बेटा एक कांटेक्ट सरफेस पे कितने डिग्री पे लगती है? 90 डिग्री पे। इतना आ गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? अगर चाहो तो इसके अंदर एक और पॉइंट लिख सकती हो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन द, पहले लिखो नॉर्मल रिएक्शन बेटा इज अ कांटेक्ट फोर्स and always act between the two surfaces in contact। दो सरफेस जो कांटेक्ट में होती है उनके दरमियान, उनके बीच में लगती है हमेशा। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन बड़े कांटेक्ट फोर्स है, ऑलवेज एक्ट बड़े बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट।
बड़े आवाज नहीं। आइए बच्चे सुने मेरी बात। बड़े लिफ्ट के अंदर कभी तो गए होगे? बढ़िया, मैंने बैठने के लिए नहीं कहा। कई बच्चे बोलते लिफ्ट में बैठे हैं। तो जब लिफ्ट के अंदर जाते हो तो कभी लिफ्ट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर रुकती है, फिर बाहर निकलते हो। लिफ्ट के अंदर कभी आके देखा मैन विल बी मैन? वाह। आगे क्या होता है फिर? मैन विल बी मैन। क्या फील ले रहा है लड़का? लड़कियां आती हैं, दो लड़के खड़े होते हैं, उनका पेट ऐसे ही होता है, बस 8वां महीना चल रहा होता है जैसे अभी चल रहा है, तो पेट अंदर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंदर। जब लड़कियां जाती हैं वास्तविकता नजर आ जाती है। अरे लड़कों की देखा है ना टीवी पे? गुड। वास्तविकता और छलावे के बीच में जो अंतर प्रतीत होता है इसको एरर। इसको एरर। एरर सिलेबस में नहीं है, क्या करूं मैं? तो आइए, तो बड़े एक शब्द है अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। क्या बोला? अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। अब ये टॉपिक जो है बड़े इंपॉर्टेंट होता है, केवी और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये टॉपिक एज इट इज न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल के रूप में। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5.13 5. कई बार सेम क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आया है, डोंट वरी बता दूंगा। इस टॉपिक से टोटल जो है 4 न्यूमेरिकल होते थे। एक 5.13 होता था, एक कॉइन वाला होता था, एक मंकी वाला होता था, एक हेलीकॉप्टर वाला होता था। ये टोटल 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में थे। पर अब जब नई बुक बनी है तो उसमें से बचा एक ही है। अब नई बुक में 3 क्वेश्चन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस सिर्फ एक क्वेश्चन बचा इस टॉपिक से। अब तो आपको एक ही न्यूमेरिकल लगाने, वो कौन सा? 5.13, जो कि पूछा जाता था सबसे ज्यादा। तो जो भी डेरिवेशन कराने वाले हैं, जो भी 4 केस कराने वाला हूं, वो 4 केस आ गए, न्यूमेरिकल अपने आप ही आ जाएगा। वो सेम ही चीज न्यूमेरिकल में भी करनी है। क्लियर है क्या? बस सीखना क्या है, मान लीजिए एक इंसान जो है लिफ्ट के अंदर है, समझना इसे। बताओ किसके अंदर है? अभी लिफ्ट के अंदर इंसान खड़ा हुआ है और नीचे जो है वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन जानते हो बेटा? वजन नापने वाली मशीन। क्या नापने वाली? वजन नापने वाली, वेट नापने वाली मशीन। तो बेटा नीचे जो है एक मशीन है, वेइंग मशीन, और उसके ऊपर मैं खड़ा हूं और वो लिफ्ट के अंदर है। यानी एक लिफ्ट है, लिफ्ट के नीचे वाले फ्लोर पे एक मशीन रखी हुई है और उसके ऊपर मैं खड़ा हूं। फील ले लिया इमेजिनेशन में? बहुत बढ़िया। वहां पे कुछ इंडिकेशन होगा क्या? मेरा वेट तो दिखेगा ना। लिफ्ट है, लिफ्ट के नीचे मशीन है, मशीन के ऊपर मैं खड़ा हूं, तो वेट तो दिखेगा ना। वो एक्चुअल वेट। क्या होगा? यानी जो मेरे को दिख रहा है एक्चुअल वेट। आराम से लिफ्ट रेस्ट में भी, लिफ्ट किस में? रेस्ट में। तो मशीन में 2 देखेगा, एक्चुअल वेट है। पर मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जाए तो अब वेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी वेट क्या होगा? बढ़ेगा। इसे अपेरेंट वेट क्या बोलेंगे? अपेरेंट वेट। अब ये अपेरेंट वेट क्या है? जो दिख रहा है वो किस प्रकार से दिख रहा है? बढ़ेगा। देखेंगे कैसे बढ़ेगा। और मान लीजिए लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या होगा? घटेगा। यानी जो अपेरेंट वेट है वो कम होता हुआ दिखेगा मशीन में। और मान लो बेटा लिफ्ट जो है रेस्ट में, किसमें? तो क्या होगा? जो है वही दिखेगा। और मान लीजिए लिफ्ट ऊपर थी, किसी ने रस्सी काट दी, सपोर्टिंग केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक कर दी, तो क्या होगा? फ्री फॉल कंडीशन आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? हॉल दौल प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉल दौल प्राण। जानते हो हॉल दौल प्राण? अजीब सा घुटन जैसी लगेगी। कभी झूले बैठे हो? देखो मैं तो कभी नहीं बैठा अपने जीवन में झूले पे, ये वास्तविकता है। जब मैं छोटा था तब झूले बैठने के पैसे नहीं थे, जब मैं बड़ा हो गया तो मन नहीं करता। तो रियलिटी बताऊं कि ऐसा मैं अनुभव इसलिए बता सकता हूं, काया माया एक जगह है दिल्ली में, है ना? तो काया माया के उधर एक रोड है, वो एकदम से ढलान वाली रोड है। तो जब बच्चे बस में आते होंगे तो अगर कोई बच्चा पीछे सीट में बैठा है और बस जब उतरेगी तो ऐसा लगता है यार ये क्या हुआ? बॉडी बिकम्स वेटलेस। बॉडी बिकम्स, यानी वेट का एहसास ही नहीं होता। ऐसा लगता है यार हल्के से हो गए, मतलब अंदर से नहीं, बॉडी से। ऐसा लगता है बॉडी का वेट ही नहीं है। और जिनको नहीं पता, काया माया नहीं गए, बस में नहीं बैठे, बेटा वो झूला कभी झूले होंगे गोल वाला, ऐसा गोल वाला होता है। जब गोल वाले से नीचे आते होगे, जब नीचे, मैं बस अनुभव इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने काया माया पे देखा ऐसे ही होता होगा। जब नीचे आते होगे ऐसा लगता होगा, समझ रहे हो ना? फीलिंग समझ रहे हो तुम? क्या हो रहा है अंदर से? बस वो सी फीलिंग की बात कर रहा हूं। बॉडी बिकम्स वेटलेस।
ऐसा लगता ही नहीं वेट है, फ्री फॉल कंडीशन। कैसी कंडीशन है? फ्री फॉल कंडीशन क्या होती है? बॉडी जो है गिर रही है, जब बॉडी गिरेगी तो बॉडी पे सिर्फ ये बॉडी है, बट जब बॉडी गिर रही है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है सिवाय ग्रेविटी के, सिवाय, यानी बॉडी नीचे गिर रही है, कोई भी और फोर्स नहीं लग रही है सिवाय ग्रेविटी के, बॉडी फ्री फॉल कंडीशन में है। किसमें? और जब बॉडी फ्री फॉल कंडीशन में होती है तो एक शब्द होता है A इज इक्वल टू जी। क्या होता है? A इज इक्वल टू जी, यानी एक्सेलरेशन बड़े ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स इक्वल टू जी, यानी सिर्फ जी एक्ट होगा और कुछ एक्ट नहीं होगा बॉडी पे। फ्री फॉल कंडीशन, रस्सी काट दे आ जाती है। तो अगर तुम लिफ्ट में बैठे हो और किसी ने रस्सी काट दी, वही अनुभव होगा जो झूले से नीचे की तरफ होता है, फील बिल्कुल वही लगेगा। और ऐसे नहीं, कभी कभार जब लिफ्ट पहली नजर में उठती है ना तो भी थोड़ा अजीब सा लगता है। कभी ध्यान दिया होगा, जब ऐसे खड़े हो और लिफ्ट ऊपर भी हो तो नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओगे तो भी लगता है भाई ये क्या हो गया, हुआ है कभी? बस वही सब पढ़ना है। टोटल 4 केस। कितने केस? पहला केस फील लेना, लिफ्ट ये रही, जमीन पे फ्लोर में क्या है लिफ्ट के, बड़े वेइंग मशीन उसके ऊपर खड़ा हूं मैं, लिफ्ट कहां गई तो देखेंगे क्या होगा, लिफ्ट कहां गई तो देखेंगे क्या होगा, लिफ्ट कहां है? रेस्ट में, रेस्ट में, या फिर लिफ्ट ऊपर जा रही है पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म, जब मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा हूं तो एक्सेलरेशन कितना? 0। अरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? मान लीजिए बॉडी है, लिफ्ट जो है बड़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रही है, शब्दों को ध्यान से सुनो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होगा क्या? 0 होगा। क्लियर है क्या? और लास्ट केस क्या है? बड़े लिफ्ट थी, केबल काट दी, फ्री फॉल कंडीशन। कितने केस हुए? 4 केस को पढ़ना है और उसके बाद एक केस दिखा देंगे न्यूमेरिकल के रूप में और धन्यवाद, सब खैर कर देंगे। क्लियर है क्या? आइए बेटा हेडिंग डालो। हेडिंग है अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। बेटे हेडिंग है अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट। apparent weight of a man in a lift। लिख लिया हेडिंग? आइए बच्चों, सारे बच्चों पेन छोड़ो, बेटे ध्यान से देखना। केस नंबर पहला, केस पहला है बेटे व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, ऊपर जा रही है ना पहले, विद एक्सेलरेशन ए मान लेते, क्या मान लेते? ए। तो विद एक्सेलरेशन ए मान लिया, यानी लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है। इतना क्लियर है क्या? अब ये आता है इंसान बीच में ऐसे खड़ा हुआ है, यह नीचे की तरफ वेट नहीं होगा इसका क्या कुछ, और रिएक्शन फोर्स भी होगी, जो फ्लोर है नीचे है लिफ्ट का, बड़े जो ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स भी तो लगाएगा, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर, वेट नीचे। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली ज्यादा, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो नीचे वाली ज्यादा। अच्छा मान लीजिए एक नंबर लिखते हैं आपके सामने, ये 10 है और ये 5 है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं इसका। बताओ 10 बड़ा है या 5 बड़ा है? नेट रिजल्ट कैसे निकालेंगे? बड़ा माइनस छोटा, ये नेट रिजल्ट आएगा। अरे बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे देन वी गेट द 5 ना, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके नेट रिजल्ट ही तो आएगा। क्या आएगा? नेट रिजल्ट। इसका ख्याल रखना, काम आएगा, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। आइए फिर लो, मान लीजिए एक लिफ्ट है, केस पहला ध्यान रखना बेटा, ये रही लिफ्ट और लिफ्ट के अंदर इंसान है जो कि वेइंग मशीन के ऊपर है, बस दिखाने के लिए एक पॉइंट के रूप में ले रहे हैं। बताएं वेट जो होगा कहां लगेगा? बेटा ये नीचे, इंसान का मास m, ग्रेविटी g, वेट ऑफ द मैन डाउनवर्ड। अरे मैं ये रहा ना, वेट ऑफ द मैन डाउनवर्ड, रिएक्शन फोर्स क्या लगेगी? ऊपर, तो रिएक्शन फोर्स लगेगी ऊपर। ये रिएक्शन है, बताओ रिएक्शन को R से लिखो N से लिखो, आपकी मर्जी है। हम N लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? N। R भी लिख सकते हो। अब यह आता है एक्सेलरेशन ऊपर है नीचे? ऊपर की तरफ है, ऊपर ही आ रही है बॉडी, तो ये मोशन जो है ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इतना भी आ गया। अगर ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, बताओ N ज्यादा है या mg ज्यादा? N ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? अरे लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो N इज मोर देन mg। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। एक बात का ख्याल रखना बेटा, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, दोनों है फोर्स ही। बताओ ज्यादा क्या है? इधर लिख लो बेटे, N इज मोर देन mg। बताओ ये ज्यादा फोर्स है कम फोर्स है?
तो नेट फोर्स कैसे निकालें? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। तो ये बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू आएगा क्या? बड़े नेट फोर्स आएगी, नेट रिजल्ट नहीं आएगा। क्या आएगी? नेट फोर्स, क्योंकि दोनों ही फोर्स थी। तो क्या आएगा? नेट फोर्स। और नेट फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। बेटा नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। क्या होता है? एम ए, जो उस इंसान का मास है, और ए जो है एक्सेलेरेशन है। क्या होगा? एम ए। बताओ इधर क्या लिखा है? एन माइनस एम जी। ये कैपिटल एम बनाया मैंने, ठीक है? इधर भी कैपिटल बना लो। अब ये आता है हमें निकालना एन है, ये वैल्यू को उधर ले आओ। बताओ एन इज इक्वल टू क्या आएगा? ये एम जी प्लस में एम ए, कैसे भी लिखो बात से में, उससे उधर भी लिख सकते हो। कॉमन क्या आ रहा है? एम बड़े जी प्लस में, और ये आया क्या? एन आया। ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, और जब ये लिफ्ट नीचे आएगी तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो पता ही लग रहा है नीचे आएगा तो कम, ऊपर आएगा तो ज्यादा। यानी जो अपेरेंट वेट है वो बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। यानी ये अपेरेंट वेट जो है, अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट इज इंक्रीज्ड। अच्छा, रियलिटी में हो नहीं रहा है, अनुभव है। क्या? एक अनुभव है। एक्चुअल वेट तो कुछ है, मतलब मैं कितने किलो का हूं तो मैं उतने किलो का हो जाऊंगा क्या? है, ठीक है? नाम ही अपेरेंट वेट है। अपीयर्स, पता लग गया? तो कैसे लगेगा? इंक्रीज्ड। क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब नीचे आएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर? और जब लिफ्ट रुकी हुई है तो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। अच्छा, एक केस तो ये हो गया कि लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। अगला केस ये, बेटे लिफ्ट कहाँ आ रही है? सुननी देना बेटा। लिफ्ट जो है नीचे आ रही है। बेटे व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ पे डाउनवर्ड है, और ये केस जो है सेकंड है। नजर ऊपर रखो, लिखना बाद में। ये आता है वापस से एम जी तो अभी भी होगा, एन अभी भी होगा, पर ये एक्सेलरेशन ऊपर है नीचे है? बस ये जो है नीचे आ गया। और नेट फोर्स की जगह हमेशा एम ए लिखोगे, याद रखना। बेटा ये जो हो गया नीचे हो गया। अब ये आता है ये ज्यादा ये कम, तो यहाँ पे क्या होगा? बेटे यहाँ पे एम जी ज्यादा है। एम जी क्या है? ज्यादा है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, बड़े में से छोटे को, इससे हटा देते। अच्छा, आर भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, हमेशा याद रखना। बताएं क्या इक्वेशन बनेगी? एम जी माइनस बड़े एन इजिकल टू में नेट फोर्स। क्या आएगा? एम बड़े ए, और ये क्या है? एम जी माइनस एन। हमें करना क्या? हमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। नजर ऊपर। बड़े एन को इधर लेके जाओ, एम ए को इधर लेके आओ, तो ये एम जी है माइनस एम ए इजिकल टू क्या है? एन। कुछ कॉमन आ रहा है? बड़े एम कॉमन आएगा, जी माइनस ए इजिकल टू एन। देखो यहाँ माइनस आ रहा है, वहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस आ रहा है। कंपेयर करेंगे पता लग ही जाएगा। एक में माइनस, एक में प्लस। आया नहीं आया इतना? अच्छा, तो यहाँ लिखोगे क्या? बेटा जो अपेरेंट वेट है ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट इज डिक्रीज्ड। ये नीचे की तरफ है तो डिक्रीज की बात हो रही है। इतना आ गया। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। आइए बच्चों, केस तीसरा देखें। लिफ्ट जो है एक बार ऊपर गई है, एक बार नीचे आई है। अब मान लीजिए लिफ्ट जो है रुकी हुई है। लिफ्ट क्या है? अच्छा, लिफ्ट रुकी हुई है, या फिर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए, या फिर बेटा लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आए। तीनों का मतलब सेम होगा। तीनों का मतलब क्या होगा? सेम। प्रूफ करके दिखाऊंगा। बेटे व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट लिखो। केस तीसरा है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। केस तीसरा है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। ऊपर देखो बड़े, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। क्या लिखना है? और क्या डालेंगे? आगे लिखें बड़े मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपवर्ड, और उसके पीछे क्या लिखना है? बड़े डाउनवर्ड। ऊपर देखो बेटा,
यह आता है लिफ्ट रेस्ट में हूं, नजर ऊपर, लिफ्ट ऊपर जाए, बड़े लिफ्ट नीचे आए, और ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यह आता है जब लिफ्ट रेस्ट में है तो मोशन ही नहीं है, और जब मोशन ही नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, और जब वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो यानी इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। यहां देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए तो भी एक्सेलरेशन कितना, जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आए तो भी एक्सेलरेशन कितना, जीरो। अरे वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्यों आएगा। तो यानी सारे केस में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो आंसर भी क्या आएगा, सेम। अरे जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा, सेम। फील लेना। मान लो पहले रेस्ट पढ़ते हैं, ये लिफ्ट रेस्ट में, किसमें, रेस्ट में, कहीं नहीं जा रही। अगर रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो जितनी नीचे फोर्स लग रही है उतनी ऊपर लग रही है। तो सीधे सीधे बताओ एन इजिकल टू क्या होगा, एन इजिकल टू mg, खत्म हो गया भैया केस। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपेरेंट वेट है इजिकल टू में एक्चुअल वेट, अपेरेंट वेट इजिकल टू में हो गया, खत्म। और रुको जरा, रेस्ट हुआ है ना, इन दो भी तो समझोगे, खत्म हो गया, मान लिया। ऐसे मिटो दे, लिखेंगे ही पर समझाएंगे। बताओ एन इजिकल टू आया गए बड़े एम जी। मान लीजिए अब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, मोशन तो ऊपर की तरफ है, मोशन बोल रहे हैं, पर यह आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। जा तो ऊपर रही है ना। अच्छा बताओ अगर ऊपर जाएगी तो एन ज्यादा एम जी कम, जहन में तो ये आएगा, बेटा एन ज्यादा एम जी कम, लिखेंगे नहीं बस बता रहे हैं। बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, एन माइनस एम जी इजिकल टू में एम ए कितना है, जीरो। जब यहाँ जीरो डालेंगे बेटा, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग देन वी गेट द, और ये उधर आएगा तो एन इजिकल टू एम जी, वही आएगा। क्लियर है क्या, तो ये भी लिखेंगे नहीं। बताए अगला केस क्या है, बेटा डाउनवर्ड। बता अगर ये नीचे की तरफ आए, पर कैसे आए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो। तो अब ये ज्यादा है ये कम है, बताओ एम जी माइनस क्या आएगा, एन, तो ये एम जी माइनस एन, तो ये हो गया एम जी बटे माइनस में एन इजिकल टू में एम ए, सबको आगे बताओ ए कितना है, जीरो, पूरा क्या हो गया, जीरो। ये एन उधर आ जाएगा, तो एम जी इजिकल टू एन, अभी वही आ रहा है। तो इनमें और इनमें सेम आ रहा है, लिखेंगे रेस्ट वाला, क्या लिखेंगे, रेस्ट वाला। बताओ लिफ्ट किस में थी, रेस्ट में, तो ए कितना था, जीरो, जीरो जब था जब एट रेस्ट कंडीशन थी। बताओ रेस्ट में तो ये इजिकल टू दिस, तो एन इजिकल टू में एम जी, बात खत्म। अपेरेंट वेट इजिकल टू में एक्चुअल वेट, मेरे हिसाब से आ गया। लपेटो घसीटो उठा पटको हलवा चीज। आइए बच्चों आखिरी केस देखे, बड़े आखिरी केस है फ्री फॉल का, किसका है, यानी इफ द सपोर्टिंग केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक कर दें, जो सपोर्टिंग केबल है उसे कर दे, तोड़ दे, तो फ्री फॉल कंडीशन आएगी। फ्री फॉल कंडीशन की बात करेंगे तो बॉडी पे सिवाय ग्रेविटी के कोई फोर्स एक्ट नहीं करती है, तो रिएक्शन फोर्स कितनी होगी, जीरो। ये एक्ट क्यों हो रही है, तो फोर्स ही ना, यानी ये भी जीरो होगी और बॉडी बिकम्स वेटलेस, यानी वेट का अनुभव भी नहीं होगा ना, यानी सब जीरो हो जाएंगी ना, क्या हो जाएंगी, जीरो, यानी एन आंसर जीरो आना चाहिए। और फ्री फॉल कंडीशन के वक्त ए इज इक्वल टू क्या होता है, जी होता है, क्या होता है, जी होता है। आइए समझते हैं बेटे, केस चौथा लिखें, केस चौथे, बेटे इफ द सपोर्टिंग केबल, कौन सी केबल है, ऑफ द लिफ्ट, उसको ब्रेक कर दो, क्या कर दो, ब्रेक। इफ द सपोर्टिंग केबल ऑफ द लिफ्ट इज ब्रेक, जैसे सपोर्टिंग केबल को ब्रेक करोगे वैसे फ्री फॉल कंडीशन आ जाएगी। या और डाल कैसे लिखते हो बेटा, अंडर द फ्री फॉल कंडीशन, याद रखना ये एग्जाम में आता है फ्री फॉल कंडीशन। चलिए बढ़े आगे, आइए ऊपर देखो, यह होता है अगर मान लीजिए सपोर्टिंग केबल ऐसे करके काट दी, फिर लेना इधर बेटा, इधर ऊपर बेटा, इधर जो है सपोर्टिंग केबल काट दिए, जैसे सपोर्टिंग केबल काटेंगे लिफ्ट आएगी तो नीचे ही आएगी, तो नीचे, और ए इज इक्वल टू होगा तो जी, ए इज इक्वल टू, यस क्या हुआ, हाँ बोलिए, तेज बोलो, तेज
अमित को भेज दें। कौन है अमित? हाँ क्या हुआ? टिफिन टिफिन आप इस बच्चों को पास कर दीजिए। जाओ बेटा लेके आओ। अरे बेटा चल आजा, नीचे से निकल जा, आजा खाना लेके आया बेटा, भैया हैं तुम्हारे, आजा नीचे से आजा, आजा बेटा ले आराम से, ट्राइपॉड नहीं। खाना खाया कर बेटा, बॉडी कैसे बनाएगा? क्या बनाया वैसे खाने? अरे उधर से नहीं बेटा, इधर से आजा, आजा आजा आराम से, आजा आराम से। आलू के पराठे, अरे बैठ बैठ बैठ। जीवन में कभी भी एक शब्द होता है, उसका नाम होता है हेजिटेशन। कभी नहीं करनी चाहिए, बेफिक्र बिंदास, कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होना चाहिए। क्लियर? खाना है, घर से आया, क्या हुआ? खाना सब खाते, और आलू के पराठे कौन है जो नहीं खाता? मैं नहीं खाता। ठीक है, मैं कभी कभार ही खाता हूँ, कभी खा लिए 2-3 महीने में एक बार। चलिए आइए, खाते भैया। तो इधर देखें बेटा, ये एम जी है, ये एन है, बॉडी का है, नॉट रेस्ट में। बस रस्सी काटी तो बॉडी आई नीचे। फ्री फॉल है, ए इज इक्वल टू जी तो होगा, पर आ तो नीचे रही है। बताओ ज्यादा कौन सा होगा? एम जी। जहन में तो यही आएगा। लिखने का तरीका वो अलग बात है, सीधे एन इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, पर कैसे फील लेते हैं बेटे? एम जी इज मोर देन, वो अलग बात है। एम जी भी नहीं है, एन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बॉडी तो वेटलेस है, पर सॉल्व तो करना है। बताओ एम जी माइनस एन इज इक्वल टू क्या आएगा? एम ए नेट फोर्स। बताओ ए इज इक्वल टू क्या है? जी। ये ए इज इक्वल टू जी आएगा, तो ये हो गया एम जी, और ये हो गया एम जी, ये हो गया माइनस एन। एन निकालते हैं यहां से, ये उठ के इधर आएगा, ये उठ के इधर आएगा। बताओ एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू में एन। बताओ एन आया कितना? यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 0 है ही नहीं, क्योंकि होना ही था। फ्री फॉल कंडीशन के वक्त जो है बड़े सिवाय ग्रेविटी के और कोई फोर्स होने लगेगी। तो ये क्या है बड़े? N08 मींस क्या है? बॉडी बिकम्स वेटलेस, यानी फ्री फॉल कंडीशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? यानी कोई भी कुछ भी नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा हॉल दौल प्राण हो गए। हॉल दौल प्राण बेटा, हॉल दौल प्राण। अच्छा एक और चीज, जब ये खत्म होगा इसके बाद में होमवर्क के तौर पे सुन लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। अरे बच्चे क्या करते हैं, ये इस पे ध्यान दे लेते हैं, जो लिख रहे वेरी 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 इंपॉर्टेंट वही छोड़ देते हैं। बेटा ये कराया ही इसलिए ताकि ये हो जाए, ये बात का ख्याल रखना। एग्जाम में ये भी आता है, पर ये बहुत ज्यादा आता है। तो ये एनसीईआरटी का बड़े 5.13 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। सेम न्यूमेरिकल 70 केजी का इंसान है, लिफ्ट में खड़ा हुआ है, एक बार लिफ्ट ऊपर जाएगी, एक बार लिफ्ट नीचे आएगी, एक बार यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखी होगी, सेम केस लगा दोगे, नीचे आएगी तो क्या, बस यहाँ मास की जगह 70 डाल देना। क्लियर? तो आपको खुद ट्राई करना और सेम है एज इट इज, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। आइए समझे। बेटे ऊपर देखो। अच्छा एक बात का ख्याल जरूर रखना कि इसका न्यूमेरिकल लगाओगे एक, पर जब न्यूमेरिकल लगाओगे अगर समय बचाना है तो एक चीज याद रखें, जब लिफ्ट ऊपर जाती है, ध्यान से देखिए बेटे, एक बार ऊपर गई थी और एक बार क्या थी? नीचे आ रही थी और एक बार रेस्ट में थी। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो R इज इक्वल टू में एम, ये G प्लस ए, डायरेक्ट याद रखो, R लिखो L लिखो, बात सेम ही है। जब लिफ्ट नीचे आएगी तो ये R इज इक्वल टू एम G माइनस ए। जब लिफ्ट रेस्ट में R इज इक्वल टू एम जी, ऊपर लगने फोर्स इज इक्वल टू नीचे। और जब सपोर्टिंग केबल तोड़ दी R इज इक्वल टू 0। अगर ये सब याद रहते हैं तो सीधे समय बच जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का, एक इंसान है जिसका मास 70 किलो है, ऊपर बोले नीचे बोले कांस्टेंट बोले रेस्ट बोले सब कर लोगे यहाँ से। कहता है लिफ्ट ऊपर जाएगी 70, जी पता है ए गिवन होगा क्वेश्चन में, निकाल दिया। बेटा लिफ्ट नीचे आ रही है, एम गिवन है 70, जी पता है ए गिवन है क्वेश्चन में, निकाल दिया। लिफ्ट रेस्ट में निकाल दोगे, सपोर्टिंग केबल तोड़ दी 0, हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये लो, तो यानी ये आया तो वो आया ना, ये आता ही नहीं तो आता ही नहीं। अच्छा इससे पहले ना एक और क्वेश्चन हुआ करता था पहले, कॉइन वाला क्वेश्चन। कैसा वाला क्वेश्चन? गवर्नमेंट स्कूलों में अब नहीं आएगा, पर प्राइवेट स्कूल के टीचर के अंदर डैश होती है चुल, वो दे सकते हैं। तो एक कॉइन वाला क्वेश्चन होता है, एक कॉइन ये, उसके ऊपर एक और कॉइन है, ऐसे 10 कॉइन रखे हुए हैं। कितने कॉइन है? 10 कॉइन। हर कॉइन का मास जो है एम है।
कितना है m, समझा देता हूं ध्यान से देख लेना। बटे वापस बोल दूं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और जो केवी के बच्चे हैं उनमें ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है और उनका पेपर अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सिलेबस बनेगा। पर जो प्राइवेट स्कूल के हैं उनके टीचर कुछ भी दे सकते हैं। तो एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन, ये पुरानी बुक में होगा एनसीईआरटी की, एक मंकी वाला क्वेश्चन, एक कॉइन वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये याद रखना है टीचर। अदरवाइज आप अपने टीचर के पास जाओ और उनसे पूछो कि सर नई बुक के हिसाब से दोगे पुरानी बुक के हिसाब से दोगे। अगर वो कहते नहीं नहीं बेटा नई बुक के हिसाब से, तो टेंशन ही खत्म, ज्यादा मक्खनबाजी क्यों करनी। आओ, अगर कोई टीचर ही कहता है बेटा खुद पढ़ो जाओ अपना देखो, अगर ये कहते हैं बेटे आओ गिनती आती है 1 से 10, गा के दिखाना, ठीक है। बोलो वन्ने, एक कॉइन, बोलो रन्ने, दूसरा कॉइन, बोलो मूल, नाल, अंजी, आर, यल, इट्टे, उम्मोद, पत्ते। ये अभी ना सर गुलाब जामुन लग रहे हैं। बेटा मान लो 10 कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। हर एक का मास जो है एम है, कितना है, सारे कॉइन का मास एम है, याद रखना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब नई बुक में नहीं है पर, तो क्वेश्चन ये कहता है पहला वाला, बॉटम से ऊपर आओ 7वां कॉइन, कौन सा कॉइन, बॉटम से, तो यही होगा 7वां। बताओ 7वें के ऊपर कितने हैं, उनका मास कितना है, इसका भी एम, इसका भी एम, इसका भी एम, टोटल मास कितना होगा 3m, टोटल वेट कितना होगा 3mg, ऊपर के 3 का, जो कि 7वें पे लग रहा होगा। किस पे लगेगा, ऊपर के 3 मिलके 7वें पे तो इतना ही लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो 7वां कॉइन है ना, बॉटम से 7वां कॉइन, उसके ऊपर के जो 3 कॉइन है वो उस पर वेट कितना लगा रहे हैं। बताओ इसके ऊपर कौन सा है, 8वां, 9वां, 10वां, तो ये 8 है, 9 है, 10 है, मास एम, मास एम, मास एम, टोटल वेट कितना होगा इनका, इसके उधर 7वें पे लगेगा। बेटे 3mg, ये हो गया वेट। 7वां तो इतने का ही अनुभव करेगा, 7वें के जो ऊपर पड़ रहा है वही तो देखेगा, 8वां, 9वां और 10वां, तीनों के पास 3m, और जी क्या है, ग्रेविटी। टोटल वेट कितना है, m और g। हो गया पहले का आंसर, खत्म, इतना सा क्वेश्चन था। तो ये क्या है बेटे, वेट ऑन 7th कॉइन ड्यू टू 10th, 9th, 8th, खत्म। अच्छा, सेकंड ये था बेटे, जो 7th कॉइन है वो 8th वाला जो है उस पर कितना वेट लगा रहे हैं, बताओ। जो 7th कॉइन है 8th वाला कितना लगा रहा है, जो 7th वाला कॉइन है उसके ऊपर जो 8th वाला कॉइन है वो उस पर कितना लगा रहे हैं। बस यही गलती हो गई बेटा, 3mg। क्यों, 8th वाले के ऊपर 2mg नहीं लग रहा होगा, 7th वाले के ऊपर 8th वाला कितना लगा रहे हैं बेटा, 3mg, क्योंकि 8th वाले के ऊपर कितना लग रहा है 2mg, तो खुद का मिला के 3 ही हो गया। वापस आंसर क्या आएगा, 3mg। तो आओ अगला देखते हैं बेटा, ये रहा 7th कॉइन, तो उसके ऊपर 8th वाला कितना लगाएगा बेटा, ये जिसका है पर इसके ऊपर 2 और लगा रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, वापस से 3mg, ये हो गया वेट। तो ये आ गया वेट ऑन बेटे 7th कॉइन ड्यू टू 8th कॉइन। तो उसके ऊपर और भी थे, याद रखना। तीसरा ये था, जो 6th कॉइन है, कौन सा है, 6th वाला 7th वाले पे कितना रिएक्शन लगाएगा, जितना एक्शन होगा। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ये जो 6th वाला कॉइन है इसके ऊपर 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, तो ये 6th वाला रिएक्शन कितनी लगाएगा, रिएक्शन तो ऊपर लगती है, बहुत बढ़िया, कितना आएगा, क्योंकि जितना एक्शन हुआ होगा उसी का तो रिएक्शन होगा। तो 6 के ऊपर कितने, 7 8 9 10, इसने लगाया 4mg, ये कितना लगाया, कॉइन तो स्टेबल में ना, क्योंकि पता लग गया। चलिए, तो अगला ये तीसरा बेटे, रिएक्शन फोर्स बाय 6th कॉइन ऑन बेटे 7th कॉइन, 7th मतलब जो उसके ऊपर लग रहा होगा टोटल। तो क्या देखेंगे,
बेटे ये रहा 6 पॉइंट, बताओ इसके ऊपर 7 थे, 8 थे, 9 थे और 10 थे। ये सब मिलके नीचे कितना लगाएंगे 4 mg। तो 6 वाला ऊपर कितना लगा देगा बेटे 4 mg। बस बुकों में माइनस लिखा होगा। क्लियर है क्या? एक्शन का रिएक्शन।